हेलो एवरीवन, दिस इज कमोद मेकिंग दिस वीडियो। और अब हम आ गए हैं वापस पार्ट 2 में, बिजनेस स्टडीज़ की चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट 2 में। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, पार्ट 2 है हमारा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो पहले इसकी कुछ छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ते हैं। पहले एक बार ध्यान सुनिएगा आप लोग। क्या हुआ था कि ना, इंडियन इकोनॉमी को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट्स में अगर फाइनली जो है इकोनॉमी डिवाइड होती है। 3 फेज है। एक तो है कि मैं प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, ये थी कि मैं अप टू 1947, अप टू 1947 तक यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। उसके बाद सेकंड फेज आया आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1990 तक का, इसे सोशल इकोनॉमी फेज बोला गया, सोशल इकोनॉमी फेज। इसका थर्ड फेज आया 1991 से प्रेजेंट तक का। तो मैं बात करूंगा मेन पहले इसके बारे में, यहाँ पे क्या हुआ जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। आपने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आज़ादी के बाद क्या था, हमारी सरकारों में बहुत ज़्यादा फियर था कि यार कहीं दोबारा से कोई विदेशी सेक्टर ना आ जाए, विदेशी कंपनी ना आ जाए, हमारे देश पे कंट्रोल करने ना लग जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, शुरू में डिसाइड किया गया कि हम सोशल इकोनॉमी में चलेंगे। अब ये सोशल इकोनॉमी क्या होती है? सोशल इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी का मतलब होता है देश, और सोशल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर हर एक चीज पे सरकार का कंट्रोल होगा। प्रोडक्ट के डिजाइनिंग डेवलपमेंट से लेकर के क्या बनाया जाएगा, कितने का बनाया जाएगा, रेट बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, रेट कितना रखा जाएगा, ये सब सरकार तय करती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1976 में, 1976 में संजय गांधी के द्वारा मारुति कंपनी, मारुति हनुमान जी के नाम से लिया गया था। हनुमान जी का जो है वो है, दूसरा नाम मारुति है। ठीक है, हनुमान जी के नाम पर एक कंपनी शुरू की गई, मारुति। ये मारुति भारत सरकार की कंपनी थी जिसको स्पेशली बनाया गया था कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो हमने सुजुकी से हेल्प ली और मारुति सुजुकी नाम का एक जॉइंट वेंचर बनाया और उसका हमने कार प्रोडक्शन शुरू किया। तो शुरुआत में जो पहली गाड़ी आई थी उसका नाम था मारुति 800। ठीक है, अब हुआ क्या था कि मारुति 800 जो थी उसकी बॉडी तो इंडिया बनती थी, उसके पार्ट्स तो इंडिया बनते थे, लेकिन उसका एल्यूमिनियम का इंजन जापान से बन करके आता था। ठीक है, इस तरीके से हमने गाड़ी बनाना शुरू किया। और सोशल इकोनॉमी का असर तो देखिए कि गाड़ी बनाने तक का काम भी सरकार करती थी, कपड़े बनाने तक का काम भी सरकार करती थी, और सारी बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्री सरकार के पास रिजर्व थी, सरकार ही वो बिजनेस चलाया करती थी। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया में तो अच्छी अच्छी बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो जो यहाँ के जो रिच क्लास था, जो एलीट क्लास लोग थे, बहुत अमीर लोग जो थे, आपने पुरानी अमिताभ बच्चन की मूवीज में देखा होगा, प्राण और अमिताभ बच्चन की मूवी में, शराबी मूवी में, कि वो कहते हैं कि ये सोफा भी इटली का है, ये मूर्ति भी इटली की है, ये कारपेट बेल्जियम का है, ये पंखा पता नहीं कहाँ का है, ये कहाँ का है। यानी कि एलीट क्लास लोग ना विदेश से ना अच्छी टेक्नोलॉजी की और अच्छी क्वालिटी की चीजें विदेश से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब विदेश से जब वो चीजें इंपोर्ट करते थे, क्योंकि वो अमीर लोग थे, उन पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं। तो अब क्या हुआ, विदेशों से जब आप सामान खरीदोगे तो विदेश वालों को पैसा भी देना पड़ेगा, और विदेश वालों को जब पैसा देंगे तो इंडिया की जो वेल्थ है, यानी इंडिया का पैसा, वो तो ड्रेन हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इंडिया का पैसा घटता गया, घटता गया, घटता गया। हालांकि हम भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन हम एक्सपोर्ट करते थे 5 रुपए का, इंपोर्ट करते थे 15 रुपए का। तो धीरे धीरे भारत नेगेटिव 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 में आता गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। जब भारत नेगेटिव में आ गया और सरकार के पास विदेश से मिलने वाले तेल के लिए, पेट्रोल डीजल के जब पैसे नहीं बचे, तो क्या में इकोनॉमिकली भारत कंगाल हो गया था, जो कि अभी श्रीलंका कुछ दिन पहले हुआ था। इंडिया के पास सिर्फ 5 दिन का पैसा था, 5 दिन के तेल की पेमेंट करने का पैसा बचा हुआ था। उस टाइम सरकार बनी पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव, जो कि आप जिनको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कॉल घुमाया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी के चेयरमैन थे। अब यूजीसी क्या है? यूजीसी वो संस्था है कि पूरी इंडिया में यूनिवर्सिटी सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करती है। इनको कॉल इसलिए किया गया, इनको बोला गया, ये देखो आज से आप प्राइम मिनिस्टर, और आप बिलीव नहीं मानेंगे, इनको क्या लगा कि ना किसी ने प्रैंक कॉल किया है, वैसा वाला मजाक करने के लिए। तो इनको बोला गया कि आपको ना प्राइम मिनिस्टर सर ने बुलाया है, आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, फाइनेंस मतलब पैसे वाला मिनिस्टर, जो भी निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो इनको लगा कोई मजाक कर रहा है, प्रैंक कॉल कर रहा है। अगले दिन ये ऑफिस में गए नहीं, तो फिर पर्सनली पीवी नरसिम्हा राव को कॉल आया और उन्होंने मनमोहन सिंह को कॉल पे डांटा भी कि तुम्हें इससे मजाक लगता है। तो तब वो थोड़ा हड़बड़ा गए और भागते भागते सीधे उसी टाइम उठ करके सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ में पहुंचे, जो कि साउथ उसमें है, साउथ
क्या में राष्ट्रपति भवन के जो साउथ वाली साइड है, साउथ ब्लॉक, वहां पर है। वहां पहुंचे, इनको बोला गया भैया आज से आप जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो और हमारे देश को इस समस्या से निकालो। और नरसिम्हा राव ने एक बात और क्लियरली बोल दी थी, सुन लो, आपको इसलिए बुलाया गया क्योंकि आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, अर्थशास्त्री हो। जो भी होगा देखो, आप अगर जो भी चीजें बताओगे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो सबको क्रेडिट मिलेगा, मुझे भी क्रेडिट मिलेगा, नरसिम्हा राव ने बोला, और आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन इसका कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट हुआ तो सारा ब्लेम आप पे जाएगा। अब आप बताओ क्या करना है। तो पहला काम तो ये किया गया, जब 1990 में हमारी वेल्थ सारी ड्रेन हो गई, हमने आईएमएफ से कांटेक्ट किया। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि जो कि शॉर्ट टर्म के लिए अप टू 3 इयर्स के लिए लोन देता है सरकारों को, ठीक है। और आईएमएफ जब भी लोन देता है तो अपनी कुछ कंडीशंस रखता है जो सरकार को माननी पड़ती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, पाकिस्तान गया था आईएमएफ के पास पैसा लेने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस दी कि अपने आतंकवाद पे कंट्रोल करो, अपने देश की स्थिति सुधारो, हाँ डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करो। तो वो उनकी कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उनको लोन नहीं मिल पाया। तो वैसे उन्होंने भारत को क्या कंडीशन दी, सबसे पहले भारत का ना 68 टन सोना, आप बिलीव नहीं मानेंगे कितना सोना, भारत से 68 टन सोना यानी 68,000 किलो सोना उठा के ले जाया गया, जिसमें से 40 टन सोना ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में रखा गया उनके सेंट्रल बैंक में, और 28 टन सोना जो है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक में रख दिया। और ये सारा सोना वो गिरवी रख करके ले गए, बदले में उन्होंने भारत को लोन दिया और भारत को बोला देखो अपनी इकोनॉमी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्री इकोनॉमी कर दो। अब बोलेंगे सर फ्री इकोनॉमी क्या होता है, देखो फ्री इकोनॉमी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, पहली इकोनॉमी होती है सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी वो होती है जिसपे सरकार का, गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल। उन्होंने कहा अपनी इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी कर दो। फ्री को हम कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। इस इकोनॉमी में क्या होता है, सरकार का कंट्रोल 0% होता है और सारा कंट्रोल किसका होता है, मार्केट का कंट्रोल होता है। मार्केट का मतलब बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है सारा का सारा, ठीक है। तो सर उन्होंने कहा अपनी इकोनॉमी फ्री कर दो। तो मनमोहन सिंह को के पास ऑप्शन था, अगर ये फ्री इकोनॉमी कर देते तो दिक्कत ये हो जाती कि उनको ये डर था कि दोबारा से कोई ना कोई कंपनी आएगी और भारत पे कंट्रोल कर लेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को पहले स्टडी किया और फिर उसे इंप्लीमेंट किया। अब बोलोगे सर मिक्स इकोनॉमी क्या, वही लेकर के आए थे। देखो मिक्स इकोनॉमी को इंप्लीमेंट उन्होंने किया था, इसका कंसेप्ट जो है जॉन माइनार्ड कीन्स ने, जॉन माइनार्ड कीन्स जो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कीन्स ने दिया था 1940s के आसपास। तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर ना मॉडरेट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का देश के ऊपर। कैसे कंट्रोल होता है, मॉडरेट, यानी कुछ सेक्टर जो है सरकार के पास रहेंगे, रिजर्व, जहां प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता, बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो अगर जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो रेलवे, आर्मरी यानी कि हथियार बनाना, आर्मरी, और न्यूक्लियर पावर यानी कि जो न्यूक्लियर पावर यानी जो कह रहे हैं उससे यूरेनियम से जो वो बनाते हैं बेसिकली एनर्जी जनरेट करते हैं, ये तीनों सेक्टर सरकार के पास थे। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन अलाउ था, प्राइवेट सेक्टर आकर ऑपरेट कर सकता था, ठीक है। तो मैं दोबारा से बैक टू स्टोरी आता हूँ। फिर हुआ क्या कि आईएमएफ ने बोला कि भाई ऐसा है कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है फ्री इकोनॉमी कर दो। तो मनमोहन सिंह ने कहा देखो फ्री इकोनॉमी को नहीं करेंगे, हम मिक्स इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करेंगे। उससे फायदा ये हुआ कि हमारा देश में क्या हुआ, कुछ चीजें सरकार के पास रह गई, बाकी सारी कुछ चीजें जो है बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करी और इस रिफॉर्म को बोला गया एलपीजी रिफॉर्म्स। क्या बोला गया, एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म। अब इसमें हुआ क्या मैं एक एक करके बताता हूं आपको। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आया लिबर्टी से। किससे आया, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने सुना होगा अमेरिका में, वो जो एक औरत वो जो मशाल से लेके खड़ी है। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, आजादी का मतलब होता है फ्रीडम। तो लिबरलाइजेशन में बोला क्या भाई ऐसी बात है, जो भी हमारे देश में फालतू के नियम कानून है जो कि बिजनेस को करने से रोकते हैं, उसमें हर्डल डालते हैं, फालतू के नियम कानून, उनको खत्म कर दिया जाए। अब ये बोलोगे सर बिजनेस में फालतू के नियम कानून क्या होते हैं, जैसे आप सभी ने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी। जब वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो पता लगता है कि 200 से 250 डिपार्टमेंट है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा और सब लोगों के सिग्नेचर होंगे, जिनमें पता नहीं इतना करोड़ रुपए लगेगा, घूस देनी पड़ेगी। तो वही जो फालतू के नियम कानून होते हैं उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है, उसे खत्म कर दिया गया। अगला काम क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन।
जैसे मारुति उद्योग में 1990 में सरकार की ओनरशिप 51% थी, जो कि सरकार ने धीरे 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 प्राइवेट लोगों को अपने इक्विटी शेयर्स बेच दिए, ठीक है, उसे बोला गया प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या हुआ, सरकार के पास बहुत अच्छा पैसा आया जिससे उन्होंने विदेशों का लोन चुका दिया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, अब इसमें क्या हुआ, इसमें सरकार ने क्या किया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसे फ्री कर दिया। अब बोलोगे सर पहले भी तो होता था, पहले लिमिट थी, किसके लिए, आम लोगों के लिए, अमीरों के लिए कोई लिमिट नहीं थी, ठीक है। अब उससे क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। फ्री होने से क्या हुआ कि विदेशों से लोगों ने सामान खरीदा, विदेशों से टेक्नोलॉजी ली और उन्होंने उनका प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू किया, जिससे इंडिया की इकोनॉमी बूम कर गई। तो इन सिंपल वर्ड्स मतलब होता क्या है, लिबरलाइजेशन मींस एलिमिनेटिंग और रिपीलिंग और एंडिंग दोज एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर स्टॉपिंग द बिजनेस। फालतू के नियम कानून को खत्म करो जो बिजनेस को करने में हर्डल डालते हैं, रुकावट डालते हैं। प्राइवेटाइजेशन, सेलिंग द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टू द प्राइवेट सेक्टर सो दैट गवर्नमेंट कैन गेट फंड्स। सरकार अपने प्रॉपर्टीज को सरकार ने बेचा जो कि फालतू की थी। कपड़ा भी सरकार बनाया करती थी यार, सारी टेक्सटाइल में सरकार की हुआ करती थी, सरकार ने बेच दी प्राइवेट हाथों को, जिससे पैसा आ गया। ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी भारत को पूरी दुनिया से कनेक्ट करना, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री हुआ, विदेशों से हम टेक्नोलॉजी लेकर आ पाए, जिससे आज लगभग बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल प्रोडक्शन हम पूरे देश के अंदर में ही कर पाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है एलपीजी, ये आपको बिजनेस में मिलेगा, इकोनॉमिक्स में मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा, इवन सोशियोलॉजी में भी मिलेगा। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। एंड चैप्टर 3 तक की सारी वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी है। चैप्टर 1, 2, 3 की ये क्विक रिवीजन सेशन है, इसको देखिए, आधे घंटे की वीडियोस है। शुरू की वीडियो तो 4-4, 5-5 मिनट की है, इसको देखिए, अपनी तैयारी को पक्का करिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।